श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री द्वारिकाधीशाय नमो नमः। नमस्कार मित्रों, अब हम राजयोग समझने के लिए तैयार हैं। उसके पीछे की जितनी तैयारियां करनी थी वो हमने कर ली है, रिवीजन भी कर दिया है। राजयोग समझने से पहले यह समझना आवश्यक है कि कुंडली में योग क्या होते हैं। कुंडली में योग का अर्थ है संबंध। जब दो ग्रहों के बीच में संबंध बन जाए तो हम कहते हैं उन दो ग्रहों का योग बन गया। राजयोग ऐसा योग होता है जिससे व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है, जिससे व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिलती है। ये जो अच्छे ग्रह योग होते हैं उनको राजयोग कहते हैं। अब जब मैं ग्रह योगों की बात करता हूं तो आप कुछ शास्त्रों में पाएंगे कि सूर्य और शनि साथ में है तो उनका यह अर्थ होगा, मंगल राहु साथ में है तो उनका यह अर्थ होगा। सामान्य शास्त्र में आप इन ग्रह योगों की चर्चा पाएंगे, लेकिन आप यह भी पाएंगे कि जब आप अपनी कुंडली में उनका अध्ययन करते हैं तो अक्सर ऐसा निकल के आता है कि वो अर्थ सही नहीं बैठ रहे हैं। अतः क्योंकि अब आप लघु पराशरी सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको ग्रह योगों से सिर्फ उन योगों को लेना है जो कि लघु पराशरी सिद्धांत के हिसाब से बन रहे हैं कुंडली में। सामान्य ग्रह योगों को लेकर चिंता ना करें। कहने का अर्थ यह है कि सूर्य और शनि अलग अलग कुंडली में बिल्कुल अलग अर्थ देंगे यदि वो संबंध बना भी रहे हैं तो। राहु और मंगल यदि साथ में भी है अलग लग्नों के लिए, अलग अलग भावों के लिए, उनका फल अलग होगा। आइए राजयोगों के बारे में जानने से पहले इस वीडियो में पहले हम समझेंगे कि संबंध क्या होते हैं। महर्षि पराशर ने राजयोग अध्याय में ही जब आगे बात की है धर्म कर्माधिपति योग की, तो वहां पे उन्होंने 4 किस्म के धर्म कर्माधिपति योग की बात की कि सबसे ज्यादा बलि कब होगा, सबसे कम बलि कब होगा। उससे हमें संबंधों की व्याख्या मिल जाती है। 4 मुख्य संबंध है। पहला संबंध है राशि परिवर्तन, जिसे सबसे प्रबल संबंध कहा गया है। अब यहाँ ऐसा देखिए कि शुक्र सूर्य की राशि में है और सूर्य शुक्र की राशि में है, तो यहाँ सूर्य और शुक्र के बीच संबंध स्थापित हो गया जिसको परिवर्तन संबंध कहते हैं। उसी तरह से यदि आप देखते हैं तो गुरु शनि की राशि में है मकर में, और शनि स्वयं गुरु की राशि मीन में है, तो यहाँ पे गुरु और शनि का संबंध स्थापित हो गया। दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोणेश सूर्य का केंद्रेश शुक्र के साथ संबंध बना, अतः यह एक राजयोग हो गया। अब अगर मैं गुरु और शनि की बात करूं तो गुरु कोणेश है और शनि केंद्रेश है, तो यहाँ भी इस परिवर्तन से गुरु और शनि के बीच में एक राजयोग का स्थापन हो गया। आगे यदि देखें तो परस्पर दृष्टि, जब दो ग्रह एक दूसरे से समसप्तक हो, सप्तम स्थान में बैठे हो, जैसे यहाँ गुरु और शनि एक दूसरे से सप्तम स्थान में बैठे एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इसे हम म्यूचुअल एस्पेक्ट कहेंगे। अब म्यूचुअल एस्पेक्ट एक तो समसप्तक से हो सकता है, दूसरा शनि और मंगल के बीच दूसरा म्यूचुअल एस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि होती है और शनि की 10वीं दृष्टि होती है। तो शनि और मंगल जब भी इस किस्म से बैठ जाए कि मंगल अपनी चौथी दृष्टि से शनि को देखे और शनि अपनी 10वीं दृष्टि से मंगल को देखे, तब दूसरे किस्म का संबंध बनता है जिसको हम परस्पर दृष्टि संबंध कहते हैं। तीसरा संबंध जो हम कहते हैं उसको विस्थापक से दृष्टि। विस्थापक का अर्थ क्या होता है, जैसे यहाँ शुक्र है, शुक्र मीन राशि में बैठे हैं, तो मीन के स्वामी हुए गुरु, तो शुक्र के विस्थापक या डिस्पोजिटर गुरु हो गए। अब ऐसा मान लेते हैं कि शुक्र यहाँ मिथुन लग्न की कुंडली के लिए 10म भाव में बैठे हुए हैं और गुरु दूसरे भाव में बैठे हैं, या गुरु 6ठे भाव में बैठे हैं। दूसरे भाव से बैठ के गुरु की 9वीं दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है, ये 7वीं दृष्टि यहाँ पर ही अष्टम पे, 8वीं 9वीं दृष्टि शुक्र पे पड़ी, लेकिन शुक्र गुरु को नहीं देख रहे। उसी तरह से अगर गुरु 6ठे भाव में बैठ गए तो गुरु की 5म दृष्टि शुक्र पे पड़ी, लेकिन शुक्र गुरु को नहीं देख रहे। तो क्या है, विस्थापक तो देख रहा है लेकिन जो ग्रह है वो स्वयं विस्थापक को नहीं देख रहा है। तो यहाँ पे एक तो एस्पेक्टेड। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे शुक्र हो गए, तो
शुक्र जो है यहाँ शनि की राशि में बैठे, शनि यदि लग्न में आ गए तो लग्न से उनकी 10वीं दृष्टि शुक्र पे आ गई, और अगर अष्टम में आ गए तो अष्टम से तीसरी दृष्टि आ गई। उसी तरह से अगर शुक्र को मान लीजिए आपने मंगल के भाव में बिठा दिया और मंगल को आपने तीसरे भाव में बिठा दिया, तो तीसरे भाव से उनकी अष्टम दृष्टि और सप्तम भाव से उनकी चतुर्थ दृष्टि। तो ये हो गया विस्थापक से दृष्ट। आप पाएंगे कि जो विस्थापक से दृष्ट है इसमें सम सप्तक नहीं लेना है। तो अगर सम सप्तक नहीं लेंगे और विस्थापक से दृष्ट लेंगे तो ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब कोई ग्रह गुरु की, शनि की या मंगल की राशियों में बैठे, क्योंकि इन्हीं तीनों ग्रहों को विशेष दृष्टियां प्राप्त है। चतुर्थ संबंध हम कहते हैं युति संबंध, जबकि एक ही भाव में दो ग्रह बैठ जाए। अधिकांशतः जब हम योग आदि की बात करते हैं, आप कई ग्रंथों में भी पाएंगे, तो युति संबंध की ही बात की जाती है। लेकिन चार किस्म के संबंध है जो हमें देखने होते हैं। उन चार किस्म के संबंध को हम संबंध चतुष्टय कहते हैं। ये जानना आवश्यक है। अब हम जरा युति और दृष्टि में भेद समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई ग्रह किसी ग्रह को दृष्ट करता है लेकिन संबंध में नहीं रहता, वो या तो गुरु होगा, शुक्र होगा या मंगल होगा, जिसकी की कोई विशेष दृष्टि है। अगर आस्पेक्ट करता है लेकिन संबंध नहीं है तो वो उस ग्रह को कंट्रोल में कर लेता है। जैसे यहां देखिए तो गुरु और सूर्य, इन दोनों का संबंध बन रहा है समसप्तक, यहाँ कोई तकलीफ नहीं। चंद्र और बुध, इनका युति संबंध बन रहा है, कोई तकलीफ नहीं। तो यहाँ पे गुरु, मंगल और राहु में भी उसी हिसाब से संबंध हो गया, क्योंकि गुरु और मंगल, राहु एक दूसरे को परस्पर दृष्टि से देख रहे हैं, तो गुरु, मंगल और राहु में संबंध हो गया। राहु अपनी पंचम दृष्टि से गुरु को देख रहा है। ये विवादित विषय है, लेकिन मैं जब भी बात करूंगा संबंधों की, मैं राहु की 5वीं और 9वीं दृष्टि लूंगा, राहु और केतु की। अब यहाँ कुछ और चीजें देखिए। शनि जो है वो गुरु को कंट्रोल में किए हुए, शनि गुरु को कंट्रोल में किए हुए है, तो उस हिसाब से उन्होंने मंगल और राहु को कंट्रोल में कर लिया। शनि तृतीयेश और चतुर्थेश होकर यहाँ पे वृश्चिक लगन की कुंडली के लिए बहुत खराब है। ऊपर से वक्री हो गए तो शनि बहुत खराब हो गए। बलि भी है। यदि आप यहाँ षटबल में देखें तो शनि को 123 अंक प्राप्त है। समभाव में है, समभाव में है तो वहां भी तकलीफ नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से अपना फल देने के लिए स्वतंत्र है। तो भाई ऐसा हुआ कि मंगल और राहु तो शनि के कंट्रोल में आ गए एक तरह से, क्योंकि गुरु भी शनि के कंट्रोल में आ गए हैं, और गुरु उतने बली भी नहीं है तो शनि के कंट्रोल से सीधा निकल भी नहीं सकते। जब राहु किसी ग्रह के साथ रहता है तो उस ग्रह के सारे रिजल्ट ले लेता है। तो इसी कारण जब राहु केंद्र में कोणेश के साथ रहता है तो राजयोगकारी हो जाता है, और कोण में केंद्रेश के साथ होता है तो राजयोगकारी हो जाता है। यहाँ मंगल उसका विस्थापक ग्रह और मंगल साथ में, मंगल बहुत बली है, तो राहु तो मंगल का बल ले लेगा सारा का सारा, लेकिन मंगल को खराब कर देगा। तो भाई साहब इनकी जब मंगल की दशा हुई तो दिस गाय वाज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डोसाइल, बहुत शांत थे, चुपचाप स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे। अब आप इसको देख के सरप्राइज हो सकते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। मंगल तो भाई लग्न को देख रहे हैं, मंगल गर्म ग्रह है, स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली है, मंगल स्वयं लग्न को देख रहे हैं, साथ में राहु है, मेष में बैठे हैं। ये तो एक तरह से आग और धुआं दोनों साथ में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे स्कॉर्पियो में जा रहे हैं। तो ये ऐसा कैसे हो गया कि शांत है? क्योंकि राहु ने मंगल को बिल्कुल कंट्रोल में ले लिया। दूसरा, शनि का कंट्रोल तो था ही, लेकिन जैसे ही राहु की दशा शुरू हुई तो दशाफल अध्याय में पढ़ेंगे, पहले भी मैंने इसकी चर्चा की है कि कोई भी ग्रह अपनी महादशा के अंदर, अपनी अंतरदशा में सिर्फ अपना जो स्वाभाविक फल होता है, नैसर्गिक फल होता है, वो देता है। तो राहु को विधर्मी कहते हैं। राहु मंगल क्योंकि नवे भाव को देख रहे हैं, तो राहु और मंगल ने नवे भाव को कंट्रोल किया हुआ है। नवे भाव का स्वामी बुध के साथ पीड़ित बैठा है। बुध के साथ पीड़ित क्यों? क्योंकि बुध अष्टमेश और एकादशेश है। बुध के साथ तृतीय भाव में पीड़ित होके बिगाड़ रहा है नवे भाव को। नवा भाव बली है, धर्म का भाव बली है, लेकिन विकृत है। तो राहु की दशा में इन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। अब जब राहु की अंतरदशा खत्म हो रही है तब जाके ये वापस हिंदू धर्म में आ गए हैं, लेकिन राहु की दशा ने इनके साथ ये काम किया।
एक और बात समझ लीजिए, शनि के संबंध में होने से ये बुध के कंट्रोल में भी आ गए, क्योंकि शनि और बुध का यहाँ पे बड़ा सुंदर राशि परिवर्तन हो रहा है। शनि और बुध का योग है, तो ये शनि और बुध दोनों के कंट्रोल में है, तो बुध यहां से भी कंट्रोल कर रहा है, यहां से भी कंट्रोल कर रहा है। तो बुध ने इनके धर्म पे आघात लगाया और इनको धर्म परिवर्तन कराया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राशि की परिवर्तन क्या होता है, विस्थापक ग्रहों से दृष्ट होने पे क्या संबंध होता है, परस्पर विनिमय संबंध क्या होता है और युति संबंध क्या होता है। अगले अध्याय में अब हम राजयोगों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।